अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे हल्का NA 75 में होने वाले दोबारा जो इंतखाबात 18 मार्च को होने जा रहे हैं उस हवाले से। आज इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया, हिदायत दी कि पूरे के पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा किया जाए। इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह दरख्वास्त दी थी कि जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर मसला है, जहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पहुँच नहीं सके, RO साहब से भी रब्ता नहीं हो सका, उन्हीं हल्कों के अंदर इलेक्शन दोबारा कराया जाए। जबकि इस हवाले से केस आगे बढ़ता चला गया, तमाम अफ्रीकन को तलब किया गया, सवाल जवाब हुए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया कि पूरे हल्के में ये तमाम के तमाम इलेक्शंस दोबारा कराए जाएं, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला लिया और उसूली फैसला लिया और बड़ा तारीखी फैसला लिया। और इस पूरे के पूरे फैसले को और उस फैसले के बाद जो उन्होंने एक और फैसला लिया, यानी कि इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ फैसला लिया, उसको भी सराहा जा रहा है। इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थी, जिसने इलेक्शन कमीशन को वहाँ पर हेल्प आउट करना था, असिस्ट करना था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और जिसमें IG साहब को भी ज़ाती हैसियत में उन्होंने तलब किया है, RPO DPO और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर समेत डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी मुअत्तली के अहकामात जारी किए हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करें और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तारीखी फैसला है जो आज लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये कैसा प्रेसिडेंट सेट करेगा आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, आने वाले इंतखाबी अमल के हवाले से। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ फैसला लिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये कैसे प्रेसिडेंट सेट करेगा। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के ओवरऑल एज एन इंस्टीट्यूशन जो इसकी साख है, उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतेगी, ये यकीनन आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तय किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेगी, उसकी जानिब जाएगी और इसको कंटेस्ट करेगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को। प्रोग्राम में इस हवाले से हम बात करेंगे, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त है एक सिरसी ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सदीक जान साहब, जर्नलिस्ट हैं। सदीक साहब वहाँ पर मौजूद थे। सदीक, ये बताइएगा, आज इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है और ऐसे फैसले पाकिस्तान की तारीख में कम ही देखने को मिले। आप वहाँ पर मौजूद थे और आपने ये गालिबन सारी प्रोसीडिंग सुनी। ये बताइएगा, ऐसा क्या हुआ, कौन से ऐसे शवाहिद सामने आ गए, ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर लिया, तय कर लिया कि पूरे के पूरे हल्के के अंदर दोबारा इलेक्शन होगा? थोड़ी डिटेल बताइएगा। ऐसी चीजें थी जिनकी बुनियाद पर यह फैसला आया है। गो कि अभी तहरीरी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तफसीली फैसला जारी किया जाना है। अभी तो मुख्तसर फैसला जारी हुआ है, लेकिन जो 5 चीजें थी उसमें सबसे पहला जो इसका किरदार था वो था जो RO ने 2 टेलीफोन कॉल्स की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, जिसमें उन्होंने कॉल करके बताया था कि वो बहुत परेशान है, उनकी जिंदगी को खतरा है, इलेक्शन कमीशन के अमले को खतरा है, इलेक्शन के रिकॉर्ड को खतरा है, बहुत वहाँ पर हालात खराब है, पुलिस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, इंतजामिया कोऑपरेट नहीं कर रही। पहला तो ये नुकता था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 प्रेस रिलीज जारी की थी, जिन प्रेस रिलीज को सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये तारीखी डॉक्यूमेंट है, तारीख में इसको याद रखा जाएगा। दूसरी वजह यह बनी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये इंकशाफ हुआ और RO ने ये इंकशाफ किया कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लापता हैं, उनके साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा, यहाँ तक कि उनके साथ जो पुलिस थी उनसे भी राब्ता नहीं हो रहा। और जब वो वापस आए तो किसी ने कहा धुंध थी, किसी ने कहा था गाड़ी खराब हो गई, किसी ने कोई बहाना बनाया। तीसरी जो वजह थी वो ये थी कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये चीज साबित करने की कोशिश की और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं उनको इस बात पर कन्विंस कर लिया कि उस दिन हल्के में बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, खौफ और इराज था, जिस वजह से वोटर्स जो है वो फ्री मतलब उन्होंने वो इस तरह से महसूस नहीं किया कि वो आसानी से जाके वोट कास्ट कर सकते हैं। तीसरा ये पॉइंट था। चौथा जिस चीज पे उन्होंने अदालत को जो इलेक्शन कमीशन को कन्विंस किया वो ये था कि जो पोलिंग स्टेशन जहां से ये 20 पोलिंग स्टेशन जहां का अमला गायब हो गया था, जहां से तहरीक इंसाफ जीत रही थी, वहां तो टर्नआउट 70% था एवरेज, लेकिन जो नून लीग के पोलिंग स्टेशन थे जहां पे नून लीग ने जीतना था वहां टर्नआउट 18%, 20% और 22% था। साथ ही उन्होंने अदालत को इस बात पर, सॉरी मैं बार बार अदालत इसलिए कह देता हूं कि वो भी एक कोर्ट की तरह काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और एक अदालत की तरह होती है, और वैसे ही कोर्ट को कवर कर करके तो वो एक आप रवानी में अदालत इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने इनको इस बात पर भी उन्होंने कन्विंस कर लिया कि कोरोना SOPs के नाम पे पोलिंग को स्लो किया गया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी इलेक्शन कमीशन को कन्विंस किया कि जो सबसे बड़ा पॉइंट आज उन्होंने उठाया वो बहुत बड़ा इंकशाफ था, और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बहुत उसके ऊपर हैरान हुए कि एक DSP जुल्फकार अली विर्क, जिसके हवाले से नून लीग ने दरखास्त दी कि ये
यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, हुकूमत का साथ दे रहा है, तहरीक इंसाफ का साथ दे रहा है, इलेक्शन कमीशन ने उसको इंतजामिया को कहा कि उसको हटा दिया जाए, उसको नहीं हटाया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आईजी को लिखा, आईजी ने उसको नहीं हटाया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उस डीएसपी को हटा दिया। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ कि डीएसपी जो जुल्फकार अली विर्क था, उसका नाम जब उसको हटाया गया तो जुल्फकार विर्क लिखा गया। लेकिन जब उसको दोबारा पूरे उस शहर का, डस्का शहर के पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाते हुए जो नोटिफिकेशन किया गया, उसके अंदर लिखा गया जुल्फकार अली। सलमान अकरम राजा साहब का ये पॉइंट था कि इन्होंने धोखा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा, ये बताइएगा सदीक, अब ये जो है इसके बारे में जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि इसको यहाँ से इलेक्शन कमीशन के कहने पर निकाल दिया गया और CIA के अंदर जो है इसको डिप्यूट किया गया या इसको एडिशनल चार्ज दिया गया और उसके जरिए वहाँ पर लाया गया। ये पॉइंट क्या रेज हुआ था इसमें? देखें, जो अली असद मली है उन्होंने अदालत को ये जरूर बताया था पिछली समाअत पर कि जो ये डीएसपी जो थे जुल्फकार अली विर्क, उनको हटा के और डीएसपी डस्का को चार्ज दे दिया गया था, सॉरी पसूर को डस्का का भी चार्ज दे दिया गया था। लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए, जो नोटिफिकेशंस पेश किए सलमान राजा साहब ने, उनमें ये लिखा हुआ था कि जुल्फकार अली को जो उस दिन पोलिंग डे के ऊपर, यानी उनको वैसे उनके पास जिम्मेदारी नहीं थी, कोई डीएसपी नहीं थे, लेकिन पोलिंग डे के ऊपर उनको उसी जगह का, जिस जगह के ऊपर उनको उनकी जो पहले उनको लगाया हुआ था वो एतराज था, उसके बजाय इसके कि वो सिर्फ डीएसपी रहते तो उनको ओवरऑल सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया गया, यानी तमाम पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी को वो देखेंगे। और उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने पूरे एक सिस्टमैटिक तरीके से दबाव डाला, जोर डाला पुलिस के जरिए और पोलिंग को स्लो रखा। तो ये बात आज इस्टेब्लिश करने में सलमान अकरम राजा साहब कामयाब रहे और साथ ही उन्होंने जो वीडियोस दिखाई जिनमें हवाई फायरिंग हो रही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जब फायरिंग हुई 2 लोगों की, वहां पर 2 लोगों को जो है वो कत्ल किया गया। उसके बाद मीडिया पर वो जो फुटेज चलती रही, वो जो तस्वीरें चलती रही डेड बॉडी की, वो हल्के के लोगों को ये पैगाम था कि अगर निकलोगे तो ये भी तुम्हारे साथ हो सकता है, जिस वजह से लोग नहीं निकल सके। ये वो पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कन्विंस नजर आया। जबकि दूसरी तरफ अली जफर साहब जो थे, बैरिस्टर अली जफर साहब, उनका नुक्ता नजर ये था कि ये तमाम बातें जो है वो मफरूजों पर मबनी है, इनके कोई सबूत नहीं है, इनको जब तक तहकीकात नहीं होती, इंक्वायरी नहीं होती, जब तक ट्रायल नहीं होता, जब तक साबित नहीं होती, तब तक इन चीजों को ना माना जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिन 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर के बारे में कहा कि वो लापता है, जब वो आए उन्होंने रिकॉर्ड दिया तो उनके पास जो फॉर्म 45 था, वो फॉर्म 45 और जो नून लीग के उम्मीदवार जो नौशीन इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने जो फॉर्म 45 दिए, 6 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 मैच कर गए। यानी वो कहते हैं कि अगर धांधली हुई है, अगर टेम्परिंग हुई है तो 6 20 के 20 में होनी चाहिए थी, 14 में क्यों हुई? तो 6 के तो मैच करके जो नून लीग के पास फॉर्म 45 था, जो इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45 था, वो मैच करके। तो वो ये कहते हैं कि ताखीर को आप ये नहीं कह सकते कि ताखीर की बुनियाद पर कि ये धांधली हुई है। अच्छा, मुझे सदीक ये बताइएगा कि जो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर ये सारा मामला हुआ, जो ये डिसीजन लिया गया कि जिसके अंदर मुअत्तलियां हैं और तलब चीफ सेक्रेटरी को किया गया, IG को किया गया, थोड़ी इसकी डिटेल बताइएगा कि इसके हवाले से जो ये अहकामात आए, उससे पहले क्या क्या डिबेट हुई, क्या रिमार्क्स पास हुए? देखिए, आज इसके हवाले से तो कोई डिबेट नहीं हुई, क्योंकि ये मामला तहरीक इंसाफ से रिलेटेड नहीं था। ये मामला PMLN से रिलेटेड नहीं था, ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड था, ये उनकी रिट से। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान में 2 इदारे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात है, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से इख्तियारात किसी वाहिद इदारे के पास हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन ये मैंडेट देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस भी अथॉरिटी को चाहे, जिस भी इदारे को चाहे, उसके सरबराह को तलब करके कोई हुक्म जारी कर सकता है, और वो इदारा पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को फॉलो करने का और उस पर अमल करने का। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात दिए कि आप जुल्फकार अली विर्क को हटा दें, उनको नहीं हटाया गया, और पता चला कि उनको जो है वो जब इलेक्शन कमीशन ने खुद हटाया उसके बाद फिर उनको लगा दिया गया। तो ये वो पॉइंट्स थे जिनकी बुनियाद पर आज का ये बड़ा फैसला आया है, ये अनएक्सपेक्टेड फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है। और उसके बाद ये फैसला अभी इसकी खबरें मुकम्मल तौर पर नहीं चली थी कि फिर इलेक्शन कमीशन का जो आया कि जिस तरह से DPO को हटा दिया गया, जिस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर को हटा दिया गया, जिस तरह RPO और कमिश्नर को डिवीजन से निकालने का हुक्म दिया गया। तो ये बहुत बड़े इक़दामात हैं
और ठीक है। अच्छा, मुझे सदीक अब आप ये ज़रा बताइएगा कि जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तय कर चुकी है कि इसको कंटेस्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, आप सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं और बड़ी करीब से इन मामलात को देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको लग रही हैं कि 18 को इलेक्शन हो पाएगा, नहीं होगा? व्हाट इज़ नेक्स्ट इन सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के मामले में? देखिए, ये जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये अपील आएगी तो ये फौरन ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, यानी आप कुछ भी नहीं कह सकते कि अदालत इस हवाले से पहले जो फैसले करती रही है उसी तरह का फैसला होगा, ये मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हर केस में हालात और वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं, फैक्ट्स और उसकी अपनी कुछ चीजें होती हैं वो होती हैं। दूसरा ये है कि जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं वो ये कहते हैं कि नून लीग ने जो दो दरखास्तें दी, एक 3:19 पर दी 19 और 20 की रात, और एक उस दिन सुबह 5:19 पर दी। तो उन दोनों दरखास्तों में उन्होंने ये लिखा था कि 337 पोलिंग स्टेशन के ऊपर उनको कोई एतराज नहीं है, उनके इलेक्शन के ऊपर कोई उनके तफजात नहीं है, सिर्फ उनके तफजात है 23 पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो अली जफर साहब का ये कहना था कि आप जो चीज नून लीग ने मांगी नहीं है अपनी एप्लीकेशन में, वो आप उनको कैसे दे सकते हैं, यानी पूरे हल्के के अंदर इलेक्शन। और अब जो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि पूरे हल्के का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, तो ये एक कहानी है और इस कहानी को एक मजे का तेज तरीके से बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात को ना माने जब तक सबूत सामने ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सलमान अकरम राजा साहब और नौशीन इफ्तिखार साहबा के दलाइल से कन्विंस अच्छा, हो गया। मुझे बिल्कुल वेरी प्रिसाइजली, हमारे पास वक्त कम है, सदीक बताइएगा कि ओवरऑल एज एन इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन का ये जो सारे आज के फैसले हैं, इसको लेके आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एनालाइज करते हैं आप, देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ओवरऑल टेक क्या आपकी आज के फैसलों के हवाले से? देखें, एज ए पाकिस्तानी ये खुशाइंद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात का इदराक कर रहा है, एहसास कर रहा है और उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहता है कि ये जो सेनेट इलेक्शन की खरीदो फरोख्त की वीडियोस हैं, खबरें हैं, बातें हैं, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ठोस सबूत ना हो। दूसरी तरफ उसकी जिस तरह उधर वीडियोस के ऊपर वो कह रहे हैं कि ये कोई जब तक फोरेंसिक ना हो, रिकॉर्ड ना हो, सबूत ना हो, साबित ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जब ये जो वीडियोस नून लीग ने दिखाई उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कन्विंस हुआ, बल्कि उन्होंने जो है वो बड़ा फैसला भी कर लिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेनेट इलेक्शन में, आम इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में जहां करप्ट प्रैक्टिसेस हो, इसी तरह के इकदाम सख्त करने चाहिए जैसे आज किए। ये खुशाइंद बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियार का इस्तेमाल करने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जर्नलिस्ट का प्रोग्राम में वक्त चल रहा है ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मैं ज्वाइन कर रही हैं नौशीन इफ्तिखार साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, कंटेस्ट कर रही हैं NA 75 का इलेक्शन। वेलकम टू द शो नौशीन साहबा। सबसे पहले तो ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के आज के इस फैसले पे आप लोग तो यकीनन बड़े खुश हैं, क्या देखती हैं, क्या हुआ आज, कुछ अहवाल बताइएगा। मेरे ख्याल से जी इट्स अ हिस्टोरिकल डिसीजन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और आने वाले फ्यूचर के लिए ACP हैज सेट एन एग्जांपल टुडे। अब जो इलेक्शन होंगे आने वाले वक्तों में, उसमें इस डिसीजन को देखा भी जाएगा और ये सामने एक एग्जांपल है कि गुंडागर्दी, मार पे, लाठीचार्ज पे, फायरिंग पे, कत्लों पे इलेक्शन नहीं लड़े जाएंगे पाकिस्तान के इंशाल्लाह। अच्छा, PTI ने इसको ज़रा कंटेस्ट करने का फैसला कर लिया, तो इस पे क्या अब आप लोगों की हिकमत अमली है, सुप्रीम कोर्ट में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो पार्टी डिसीजन होगा, अभी देखते हैं कि इनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। जो भी फिर आएगा हम उसके लिए फिर फाइट करेंगे, बिकॉज मैंने पहले भी कल भी कहती आ रही हूँ कि ये अब सीट की लड़ाई नहीं है मेरे लिए ये उन लोगों के जिन्होंने मार खाई हुई है सिर्फ वोट कास्ट करने पे, उनकी हक की लड़ाई है, पाकिस्तान की बेटरमेंट की लड़ाई है और वो मैं लड़ूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, इस दफ़ा हिकमत अमली क्या आप लोग अडॉप्ट करेंगे? 18 मार्च को तो कह दिया गया है कि जी इंतखाब होगा, और अगर इंतखाब इसी तरह हो जाता है जिस तरह कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आप लोग क्या पिछली चीज़ों से कुछ सीखेंगे, और अगर सीखा है तो क्या किस चीज़ का इतलाक़ करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे इस दफ़ा? देखें जी, पहली बात तो यह है कि हमें मेहनत करनी पड़ी थी पिछली दफा भी बहुत ज्यादा, अब उससे जरा डबल मेहनत करेंगे। और क्योंकि जो लूज होप से जो हमारे पोलिंग एजेंट्स नहीं पहुंचे या जिस तरह उनके साथ जो भी जुल्म ज्यादती हुई, अब उसको कवर करने की बस कोशिश की जाएगी। अवाम को तो वोट कास्ट करने का आज एक राइट मिल गया है ना, एक बिल्कुल जो एक सेट हुई एग्जाम्पल। तो जो हमारी तरफ से अब मेहनत ज्यादा है और जो हमारे लूज होप से उनको कवर करना है, तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे। नौशीन, आपकी लीडरशिप ने वैसे आप पे बहुत ज़्यादा रिलाय किया और बड़ा ही ज़्यादा उसने टेकअप किया सारे मामले को। आप देख रहे हैं किस तरह मरीम खैर आप उनके साथ राब्ते में, और किस तरह पूरी मरीम नवाज समेत पूरी पार्टी बल्कि जो है वो अग्रेसिवली इसको डील कर रही है। तो आप क्या कैरी कर रही हैं, कोई लेगेसी कैरी कर रही हैं, क्या करेंगी इस दफ़ा आप जो ये कंटेस्ट कर रही हैं? बिल्कुल, और
और मैं कहूंगी अल्लाह हमें सुरखरू भी करे इसमें। देखिए जी, ये हमारा बयानिया था वोट को इज्जत देने का, और वो आज मिली है। पहली फतह तो हमारी यही है। अब ये है कि पार्टी दोबारा मिलके हम लोग, मैं तो हम ऑल आउट अगेन, मैं सुबह से अपनी कैंपेन में दोबारा इंशाल्लाह फील्ड में होंगी। तो इस दफा पार्टी की दोबारा हम लोग बैठ के मीटिंग करके जो हमारे लिए बेहतर होगा कैंपेन करने का, दोबारा एक सिस्टम, एक प्लान, हम वो इसको बेहतर तरीके से इसको जो कैरी करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपको पुलिस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंसर्न था, आपने कहा पोलिंग रोक दी गई, फिर ज़ाती हैसियत में भी आपको प्रॉब्लम था, पुलिस ने आपने कहा कि मुझ पर भी अटैक किया। ये बताइए कि स्पेशली सिक्योरिटी और पुलिसिंग के जो मामलात हैं, इसको डील करने के लिए या पुलिसिंग से ज़्यादा बेहतर तरीके से अब इस मरतबा ये जो 18 को होने जा रहे हैं, पॉलिसी बनाने के हवाले से कोई चीज़ सामने आई है आपकी पार्टी की, आपकी? मेरा ख्याल है कि ये ईसीपी के नॉलेज में हर चीज आ गई है, उसी वजह से इस जो था रिजल्ट को भी नल एंड वॉइड करार दिया गया ना। तो मेरा यही है कि ईसीपी इस दफा जो भी फैसला करेगी वो पिछले सारे इलेक्शन को मद्देनजर रख के ही करेगी। इस दफा वही इसको जो इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी होती है एक बेहतर या एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की, मेरा ख्याल है अब उस पर ज्यादा उस चीज पे फोकस किया जाएगा। ठीक है। वोटर्स अपने को क्या पैगाम देंगे अब? मैं अपने वोटर्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि दस्का को बहुत मुबारकबाद। जिन 2 बच्चों ने जाने अपनी गवाई इन इलेक्शनों में, उसके लिए भी मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन ये विक्ट्री उनके नाम, NA-75 के नाम, NA-75 की अवाम के नाम और पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शनों के नाम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। नौर इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शनों में हम चाहेंगे कि मज़ीद बेहतरी आए, जमहूरियत फले फूले, कह रही थी। NA-75 से उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये लॉयर हैं NA-75 के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेस्ट कर रही है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब जाने का फैसला कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ही आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो बैरिस्टर साहब आपको बहुत मुबारक कि आप पंजाब से जो है वो बिला मुकाबला सेनेटर भी मुंतखब हो गए, जिसका नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। दूसरा मेरा आपसे सवाल सर ये है आज के सारे केस के हवाले से कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट में आपने जाने का फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में वन ऑफ द मेन आपके जो पॉइंट्स होंगे वो शायद 2 दरखास्तें हैं जो नून लीग ने दी थी, जिसमें उसने कहा था कि इन्हीं हलकों के अंदर 20 हलकों के अंदर पोलिंग करा ली जाए। ऐसे कौन सी शवाहिद सर आज इलेक्शन कमीशन में आ गए सामने? ऐसा क्या हुआ कि पूरे हलके के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये इतना बड़ा फैसला ले लिया, तारीखी फैसला लिया? सबसे पहले तो मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने मुबारकबाद दी। जहां तक फैसले का ताल्लुक है, एप्लीकेशन की PMLN की तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से, उस एप्लीकेशन में ये दरखास्त की गई थी कि ये 23 उन्होंने पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए थे जहां रिजल्ट्स लेट आए थे रिटर्निंग अफसर के पास, और इनमें भी पोलिंग चाहिए। जहां तक बाकी हलकों का ताल्लुक है उनको उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बल्कि वो रिजल्ट्स मंजूर कर रहे थे उनके। रिटर्निंग अफसर ने भी जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें यही कहा था कि उन्होंने 23 के बजाय 14 पोलिंग स्टेशन कह दिए थे कि 14 पोलिंग स्टेशन में लेट उनको मिला है रिजल्ट, और उनमें उनके शक व शुबहात हैं। इससे रीपोलिंग 14 पोलिंग स्टेशन में की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कानून में, और वो इख्तियार ये है कि वो अब खुद भी देख सकते हैं कि कोई मसले मसाइल तो नहीं है, कोई लीगलिटीज तो नहीं हुई, कोई गैर कानूनी की बिना पे इलेक्शन जो है पूरा का पूरा उसमें भी पोलिंग होने की जरूरत है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि ठीक है, तो 20 पोलिंग स्टेशन भी पोलिंग की थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी को लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब था। ठीक है सर, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इलेक्शन कमीशन को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और इसका भी जिक्र आज उन्होंने किया। थोड़ी सी इस लॉ एंड ऑर्डर वाले पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि आप लोगों की वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ज़ाहिर थी, आपकी पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ पे 36 जगहों पे फायरिंग होती है, 2 बंदे मारे जाते हैं, पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो पोलिंग रोकती है, DSPओं के नाम सामने आते हैं कि जी वो सारी रिगिंग के अंदर आगे आगे थे। तो लॉ एंड ऑर्डर क्यों PTI जो है वहाँ पर आपकी पार्टी, आपका क्लाइंट जो है
वो क्यों नहीं मेंटेन रख सका? लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो फैसला किया जो सुओ मोटो जुरिसडिक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन ने कि हम पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को में इलेक्शन करा देते हैं, रीपोलिंग करा देते हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो खुद इंक्वायर करती और खुद शहादत ट्रायल जिस तरह एक होता है ट्रायल कंडक्ट करती और फिर फैसले पे वो आ सकती थी कि किसने कराया, किसने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, क्या उसका असर हुआ पोलिंग पे कि नहीं हुआ। वो किसी किस्म की शहादत किए बगैर सिर्फ वीडियोस जो मीडिया पे चल रहे थे शायद उनकी बिना पे या जो ऐसी इंक्वायरी है जो हमें नहीं डिस्क्लोज की गई उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर दिया कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोलिंग होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा कानूनी एक इसमें गलती है जो इलेक्शन कमीशन ने मेरी नजर में की, जिसकी वजह से कैंडिडेट का हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। अब जहां तक इलेक्शन या रीपोलिंग का ताल्लुक है, वो रीपोलिंग तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ना हटाया और यही फैसला कायम रखा तो फिर रीपोलिंग के लिए पीटीआई तैयार है, जो कैंडिडेट है वो भी तैयार है और जिस तरह पहले जीते थे वो उनको उम्मीद है कि वो वोटर्स उनको वोट करके फिर जिता देंगे। लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है, जी प्लीज, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लॉ एंड ऑर्डर का इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए है कि जब भी कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो या वो नेशनल इलेक्शन हो, उसकी इलेक्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की होती है, कानून यही कहता है। तो एक तरह इलेक्शन कमीशन ने जब ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था कि उसके लिए हमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा, वो एक तरह अपने ऊपर ही नजर, अपनी ही सुपरविजन पे कह रहे हैं कि हमारी सुपरविजन में डिफेक्ट था। लेकिन सर उन्होंने इसके ऊपर एक्शन तो ले लिया ना, उन्होंने एक्शन ले लिया। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 सब सेक्शन 55 के तहत उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने तलब भी किया, आईजी साहब को तलब किया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को तलब किया, उन्होंने डीपीओ आरपीओ इन सब के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, मुअत्तली की उनकी। तो वो तो रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया। आपके ख्याल से क्या, वैसे बीइंग अ लॉयर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नॉट बीइंग द लॉयर ऑफ पीटीआई, कि क्या इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, कि आपने जो है वो इस चीज़ से मुर्तकब मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये जो इन्होंने अब कहा है कि हम इसको चेंज करेंगे या किसी को टर्मिनेट करेंगे या किसी को तब्दील करेंगे, ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होता है इलेक्शन के दौरान की। तो ये अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती या देखा जब मामले चल रहे थे तो ये चीजें पहले इलेक्शन कमीशन को कर देनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने इतना एतराफ़ किया कि ये उन्होंने नहीं किया और अब इलेक्शन के बाद जब पोलिंग हो गई थी उस वक्त उन्होंने करना शुरू किया है। तो एक तरह से अच्छी बात यह है कि चले री पोलिंग अगर होती है तो उसमें ये जो इलेक्शन कमीशन है ज़्यादा एक्टिवली इसको सुपरवाइज करेगा। लेकिन ये कहना कि ये जरूरी था या नहीं, इसका फैसला आप इस पे शक कर सकते हैं, इस पे आप बहस कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अभी तक सबूत नहीं मिला कि किसकी क्या गलती थी और किसने क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने 4 लाइनों में लिख दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर था। अब वो लॉ एंड ऑर्डर था, वो किसने क्रिएट किया, क्या वो उसमें PMLN के कोई लोग मुलव्विस थे या नहीं थे, और क्या वो एक इंस्टेंस था इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 वाकयात थे, या वो एक सिस्टमेटिक पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तरह से ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फैली हुई थी, इसका भी कोई फैसला नहीं किया। तो मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे ऐसे चीज़ें छोड़ दी हैं इस ऑर्डर में जो कि उनको जिक्र करना चाहिए था, ताकि हम फैसला कर सकते कि क्या वजह थी जो लॉ एंड ऑर्डर की वो बात कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया। जो सर ऑपोजिशन का बैरिस्टर साहब एक कहना है, बयानिया है कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए ये जाना चाहते हैं कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट इसकी थोड़ी तारीख, अगर उनके पास टाइम ना हो, कुछ तारीखें इसकी हो जाएं, आगे चली जाएं, तो ये सारे का सारा इलेक्शन जो है वो आगे चला जाएगा, 18 तारीख को नहीं हो सकेगा। इस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? कैसे काउंटर करेंगे कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांटेड, आप चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, एक है पॉलिटिकल साइड
वो है पूरी पोलिंग। उसमें दोनों कैंडिडेट्स या तीनों कैंडिडेट्स जो हैं वो वापस जाके अपनी अपनी लोगों से फिर से गुफ्तगू करेंगे और उनसे वोट मांगेंगे। वो प्रोसेस तो चलेगा, चलता रहता है साइड बाय साइड। उसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा, अगर कैंडिडेट का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन में जो फैसला है उसमें गलतियां हैं, उसमें गैर कानूनी चीजें, इलीगैलिटीज हैं, तो फिर वो उसका हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना मौक़िफ़ पेश करे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये वाकई ही गलतियां हैं, तो ये जो जजमेंट है या ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, उसको सेट असाइड भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये भी कह सकती है, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकती है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फाइंडिंग्स दी हैं अपनी, वो उनको एंडोर्स करे, वो कहे कि जी मुल्क का, कौम का, लोगों का बहुत सारा इसके अंदर पैसा लगा है, कई लाख बल्कि कई करोड़ रुपए इसके ऊपर लग चुके हैं और ये दोबारा होने जा रही है सारी की सारी एक्सरसाइज। तो जो लोग एब्सकॉन्डर हैं, जो लोग जिम्मेदारान हैं इनके, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और उनके खिलाफ शायद क्रिमिनल कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर वो कुछ ऐसा कह देती है, देन वेयर डू यू गाइस स्टैंड? फिर तो आपको इसमें जाना पड़ेगा। जी देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जिस तरह आप हजारों अपीलें फाइल करते हैं और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ बहुत सारी अपीलें फाइल हुई हैं, कुछ में आपकी सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देता है और कहता है कि गलती है इलेक्शन कमीशन की, और कुछ में वो उनको मान लेता है। तो बिल्कुल अपील का ये मतलब नहीं फाइल करने का कि वो अपील ने कामयाब होना ही होना है। ये तो दलाइल पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये जो फैसला अभी इलेक्शन कमीशन ने किया है उसको इंडोर्स कर दे, जिस तरह आप कह रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि उसको तब्दील कर दे। ये भी हो सकता है कि वो रीपोलिंग अगर ऑर्डर करे तो मखसूस वो जो 20 पोलिंग स्टेशन थे उनमें ही करे। तो ये चीज़ तो आगे जाके पता चलेगी जब सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, लेकिन फिलहाल तो इलेक्शन के लिए मेरा ख्याल है पीटीआई बिल्कुल तैयार है, जो कैंडिडेट हैं वो भी तैयार हैं और वो भरपूर हिस्सा लेंगे इस इलेक्शन में। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि जो कानूनी हक है अपील का वो ना आप फाइल करें। सर लीगल राइट तो यकीनन पीटीआई का है, आप लोगों का है, और आप उसको लीड कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इससे हट के कुछ लीगल मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बयानिया अडॉप्ट किया और उन्होंने कहा कि जहां पे मसला है हम उसके ऊपर भी कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। कप्तान साहब को कहीं भी धांधली महसूस हो जाए तो वो सारी की सारी चीज़ को दोबारा करने पे हमेशा राज़ी हो जाते हैं। सो क्या हाई मॉरल ग्राउंड्स पे रहते हुए आप लोग अगर सुप्रीम कोर्ट ना जाने का फैसला करते और पूरे के पूरे हल्के में आप तैयार होते कि जी हम इलेक्शन कमीशन का भी हुक्म सर आंखों पे हम कर लेते हैं, तो इसमें क्या मज़ायका था? ये देखें, पहले ही दिन मेरा ख्याल है जब वो ये सारा 20 पोलिंग स्टेशंस का इशू आया तो उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दिया था कि हम इसको आप रीपोलिंग करा लें इन इलाकों में। अब चूंकि वो वहां तक मान लिया था बात और ये कैंडिडेट ने भी यही कहा था और तकरीबन यही मौक़िफ़ इधर भी था इलेक्शन कमीशन के सामने, तो फिर ये जो इसको एक्सटेंड करके पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोलिंग का ऑर्डर दे दिया गया, उसको जरूरी नहीं कि आप माने। अगर एक गैर कानूनी ऑर्डर पास किया गया है तो उसको मानना जरूरी नहीं है, अगर उसको ये देखें कि वो हकायक पे मबनी नहीं है। और अगर आप एविडेंस की डिटेल में जाएंगे तो शायद आप फैसला ये कर सकें कि वाकई ही ये एक सुनी सुनाई बात पे इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर फरमा दिया है। इलेक्शन दोबारा होना, रीपोलिंग दोबारा होने में किसी को खौफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको भी आप एक्सेप्ट कर लें इसी प्रिंसिपल पे। अच्छा सर, वो अपनी जगह है चैलेंज और इलेक्शन अपनी जगह। मॉरल ग्राउंड से जुड़ा एक और सवाल मेरे जहन में आया कि अब उस्मान डार साहब हैं स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और जाके वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने वोटर्स को। ज़ाहिर है वो हल्का है उनका, या वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस रखते हैं। वापस आएंगे और यकीनन आके वो दोबारा इसी ओहदे का हल्फ उठा लेंगे, उसी तरह जिस तरह 2 मरतबा पहले फ़रोग नसीम साहब भी कर चुके हैं। आपके ख्याल से करना ठीक है? इस लीगली तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जस्ट टॉकिंग अबाउट द मॉरल ग्राउंड्स। ये डिपेंड करता है जी इंडिविजुअल पे। और मेरा ख्याल है ये सवाल
ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उनसे पूछें। हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल चॉइस होती है कि क्या वो समझता है कि मॉरल मेरे लिए है, क्या नहीं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने होपफुल हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, और मिलेगी तो किन ग्राउंड्स पर मिलेगी? देखिए जी, जो अपील फाइल करता है वो तो बिल्कुल होपफुल होता है। अपील का मतलब ही ये होता है कि आप समझते हैं अपनी समझ के मुताबिक कि फैसला गलत है, और अपील आप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, आप दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हमारी बात माने और इस ऑर्डर को सेट असाइड करें। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान होते हैं, वो दलाइल सुनते हैं, दोनों साइड के सुनते हैं, और फिर वो फैसला करते हैं कि कौन से दलाइल उनको बेहतर लगे हैं, कौन सा केस की हकीकत क्या फैसला, जस्टिस क्या फैसला कहती है कि होना चाहिए, और वो जो इंसाफ के मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। उसमें आप ज़रूर ये सुप्रीम कोर्ट का जो अपील का फोरम है, ये इसीलिए है कि नीचे अगर अदालतों में ठीक है या निचले फोरम पे अगर कोई गलती हो तो ऊपर दुरुस्त हो सके। बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वकील हैं ये। आप मली साहब की जानिब से ये वकील हैं। बहरहाल इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे इंशाल्लाह कमिंग मंडे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।